नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। इस बुलेटिन में देखेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से। शुरुआत करते हैं अलीराजपुर के कट्टीवाड़ा में सिस्टम की बदहाली की एक तस्वीर सामने आई, जहां पक्की सड़क नहीं होने की वजह से ग्रामीणों ने मरीज को झोली बनाकर अपने कंधे पर ढोकर स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया। तस्वीरें में हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल कट्टीवाड़ा के जैतपुर गांव के गोपसी नामक शख्स की तबीयत अचानक बिगड़ गई। परिजन उसे निजी वाहन से स्वास्थ्य केंद्र ले जाने के लिए निकले, लेकिन तब कच्चे रास्ते पर कीचड़ की वजह से उनका वाहन बुरी तरह से फंस गया। ऐसे में मरीज के परिजन अन्य ग्रामीणों की मदद से कपड़े की एक झोली तैयार की और उसे झोली में डालकर करीब 5 किलोमीटर अपने कंधों पर ढोया, जिसके बाद मुख्य मार्ग से उसे अपने वाहन की मदद से कट्टीवाड़ा स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए ले जाया गया। ग्रामीणों ने मरीज को झोली में कंधे पर धोने का यह वीडियो सामने आया। वीडियो अपने आप में जिले के ग्रामीण अंचल में विकास की हकीकत बयां कर रही है। वही ग्रामीणों का आरोप है कि कई सालों से यहां सड़क की मांग की जा रही, लेकिन सरकार उनकी एक नहीं सुन रही। ऐसे में बारिश के दिनों में सड़क पर कीचड़ जमा हो जाने से ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि कट्टीवाड़ा ब्लॉक का जैतपुर गांव गुजरात की सीमा से बिल्कुल सटा है, लेकिन पक्की सड़क नहीं होने से अक्सर ग्रामीणों को कट्टीवाड़ा पहुंचने के लिए गुजरात से होकर 25 किलोमीटर घूमकर सफर तय करना पड़ता है, जबकि जैतपुर गाँव से कट्टीवाड़ा की दूरी महज 8 किलोमीटर है। आगर मालवा से बड़ी खबर, जहां प्रसाद खाने से 35 से 40 लोग बीमार हो गए। महादेव की सवारी में भांग प्रसाद बांटी गई थी। नलखेड़ा अस्पताल में मरीजों का इलाज जारी है। नलखेड़ा तहसील के मोलिया खेड़ी गांव की ये घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर है आगर मालवा से, जहां प्रसाद खाने से 35 से 40 लोग बीमार हो गए। महादेव की सवारी में भांग प्रसाद बांटी गई थी। नलखेड़ा अस्पताल में मरीजों का इलाज जारी है। नलखेड़ा तहसील के मोलिया खेड़ी गांव की ये घटना है। बढ़ते आगे, इस साल के अंत में देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारी में जुट गए हैं और इसी मद्देनजर कांग्रेस ने 5 राज्यों में सीनियर ऑब्जर्वर की नियुक्ति कर दी है। रणदीप सुरजेवाला को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया। चंद्रकांत हंटोरे मध्य प्रदेश के ऑब्जर्वर होंगे। वहीं प्रीतम सिंह को छत्तीसगढ़ का सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया, जबकि मीनाक्षी नटराजन छत्तीसगढ़ के ऑब्जर्वर बनाई गई। इसके साथ ही मधुसूदन मिस्त्री राजस्थान, दीपा दास मुंशी तेलंगाना की सीनियर ऑब्जर्वर होंगी, जबकि सचिन राव को मिजोरम का ऑब्जर्वर बनाया गया है। बढ़ते आगे, कांग्रेस की आदिवासी युवा पंचायत में कन्हैया कुमार के मंच साझा करने को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत तेज हो गई। इसे लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कांग्रेस के कार्यक्रम में कन्हैया कुमार की मौजूदगी को लेकर न सिर्फ सवाल उठाए, बल्कि इसे लेकर उन्होंने कांग्रेस को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि जिन्हें भारत माता से पीड़ा होती है, जिन पर देशद्रोह का आरोप है, वो कांग्रेस के साथ मंच साझा कर रहे हैं। इसका कड़ा जवाब देंगे। एक और मिस्टर बंटाढार थे, दूसरी ओर मिस्टर करप्शन नाथ थे। ये देशद्रोही कन्हैया कुमार, क्या आप आदिवासियों का अपमान करने के लिए कन्हैया कुमार को लेके आए थे? वहीं इस मामले में कांग्रेस का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। हमें मुखबिरी के इतिहास वालों से प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। भाजपा से देश नहीं संभल रहा है, प्रदेश नहीं संभल रहा है। चाहे मणिपुर की हिंसा हो, चाहे मध्य प्रदेश में आदिवासी दलितों महिलाओं पे हो रहे अत्याचार हो, इनका जवाब भाजपा को देना चाहिए। प्रदेश में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, लिहाजा दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को घेरने का कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ रही है जिससे उसे पॉलिटिकल माइलेज मिलने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश में एक तरफ सियासी दल अपनी अपनी चुनावी जमावट में जुटे हैं, तो वहीं चुनाव आयोग भी लगातार अपने कर्मचारियों को चुनावी ट्रेनिंग देकर तैयार कर रहा है। ऐसे में सरकार की ट्रांसफर पॉलिसी से कहीं चुनाव आयोग से प्रशिक्षण ले रहे कर्मचारी अधिकारी डिस्टर्ब न हो, इसलिए चुनाव आयोग ने 2 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक उन सभी कर्मचारी अधिकारियों के ट्रांसफर पर रोक लगा दी है जो चुनावी ड्यूटी के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां लगातार जोरों पर हैं। एक तरफ मध्य प्रदेश की सरकार भी अपनी जमावट में जुटी हुई है, कर्मचारी अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग लगातार जारी है। दूसरी तरफ
चुनाव आयोग भी लगातार कर्मचारियों को प्रशिक्षित करते हुए चुनाव की ट्रेनिंग दे रहा है और यही वजह है कि दोनों चीजें आपस में क्लेश ना हो, इसलिए फिलहाल चुनाव आयोग ने 2 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक कर्मचारी अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर फिलहाल अस्थायी तौर पर रोक लगाई है। दरअसल ऐसे 70,000 से ज्यादा कर्मचारी अधिकारी हैं जो इन दिनों चुनाव आयोग की चुनाव कराने की तैयारी में जुटे हुए हैं। अलग अलग स्तर की इनको ट्रेनिंग मिली हुई है, इनको चुनाव तैयारी का हिस्सा रखा गया है और यही वजह है कि लगातार जो सरकार अपने हिसाब से लगातार जमावट कर रही है। अगर हम रविवार की ही बात करें तो रविवार देर शाम को थोक बंद कलेक्टरों के भी तबादले हुए हैं। चुनाव आयुक्त ने बाकायदा मुख्य जो सचिव हैं उनको पत्र लिखकर फिलहाल 1 महीने के लिए जो ट्रांसफर पोस्टिंग है, जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगी है, उनकी ट्रांसफर के लिए रोक की बात कही है। कैमरा पर्सन अजय मालवीय के साथ ब्रजेश जैन, IBC 24 भोपाल। आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश में दागी उम्मीदवारों को विधानसभा चुनाव में टिकट न देने का ऐलान किया, जिसके बाद प्रदेश में कई नई बहस छिड़ गई है। आम आदमी पार्टी जहां इसके जरिए प्रदेश में साफ सुथरी राजनीति की शुरुआत करने की बात करे, तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस जैसे दल दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायकों के दागी होने का मुद्दा उठाकर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा सभी राजनीतिक दलों ने इसे लेकर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी भी इससे अछूती नहीं है। पार्टी ने प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करके अपने इरादे जाहिर कर दिए। चुनाव लड़ने के ऐलान के साथ ही पार्टी ने विधानसभा चुनाव के दौरान एक भी दागी चेहरे को टिकट नहीं देने की बात कही है। पार्टी के इस ऐलान के बाद से सूबे में एक नई तरह की बहस छिड़ गई है। कोई ऐसा व्यक्ति जो आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार हो वो करप्शन में लिप्त ना पाया गया हो, कम्युनल ना हो और कैरेक्टरलेस ना हो, तो इस बात का आम आदमी पार्टी बड़े अच्छे से ध्यान रखेगी, पूरी जांच परख करेगी। नई पार्टी से आने वाले, दूसरी पार्टी से आने वाले लोगों का स्वागत है, लेकिन इस 3C वाले फार्मूले से सभी को गुजरना पड़ेगा। आइए आपको बताते हैं किस दल के विधायकों पर कितने आपराधिक मामले दर्ज हैं। कांग्रेस के 56 विधायकों पर आपराधिक तो 26 विधायकों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं बीजेपी के 34 विधायकों पर आपराधिक केस दर्ज हैं, जिसमें से 15 विधायक गंभीर अपराध के आरोपी हैं। एक निर्दलीय विधायक पर आपराधिक तो एक विधायक पर गंभीर अपराध के विधायक के केस दर्ज हैं। सपा और बसपा की बात करें तो बसपा के 2 विधायक और सपा के 1 विधायक पर आपराधिक केस दर्ज है। आम आदमी पार्टी ने प्रदेश में ईमानदार बनाम दागी का मुद्दा उठाकर सूबे की सियासत में नई बहस छेड़ दी है। आपके दागी प्रत्याशी नहीं उतारने वाले फार्मूले पर बीजेपी और कांग्रेस ने सवाल किए हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि लोकतंत्र के इस यज्ञ में सबका स्वागत है। आप आइए, अपनी बात रखिए, अपने विषय रखिए। हम तो विकास की बात करते हैं। भाजपा के 3 बिंदु, पहला विकास, दूसरा विकास, तीसरा विकास। शराब के नाम पर भ्रष्टाचार छिपा हुआ है क्या आम आदमी का? दिल्ली के 2 मंत्री जेल में जाने, एक मंत्री जेल के अंदर बैठे। पंजाब में क्या हुआ? मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, जेल जाने की तैयारी हो गई थी। तो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों भ्रष्ट पार्टियां हैं, इनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है कि स्वच्छता का काम करेंगे। मध्य प्रदेश में साफ सुथरी और स्वच्छता की राजनीति को लेकर सियासी दल हमेशा बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब चुनाव में जीतना ही सबसे बड़ी गारंटी होती है तो फिर ये दावे हवाई हो जाते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से दागी प्रत्याशियों पर गाइडलाइन बनाकर राजनीतिक दलों को चौंकाया है, उससे निपटना कांग्रेस और बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। हालांकि दिल्ली शराब घोटाले के आरोपों में आपके एक के बाद एक नेताओं के जेल जाने के बाद से पार्टी के बेदाग प्रत्याशियों के फार्मूले पर जो सवाल खड़े हुए हैं, उसके जवाब आने बाकी है। दुष्यंत पराशर, IBC 24 भोपाल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम जारी है और इस समय मुख्यमंत्री युवाओं के साथ भेंट मुलाकात कर उनकी समस्या और सुझाव पर विचार भी कर रहे हैं। और इसी क्रम में कल सीएम भूपेश बघेल बिलासपुर संभाग के युवाओं से भेंट मुलाकात करेंगे। बातराई के इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन होगा। कल दोपहर 12 बजे बिलासपुर पहुंचेंगे सीएम भूपेश बघेल। कार्यक्रम में युवाओं से बातचीत कर सीएम उनकी राय लेंगे। इस कार्यक्रम में बिलासपुर संभाग के सभी 8 जिलों के युवा शामिल होंगे।
बीजेपी एससी मोर्चा की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक कल 1 अगस्त को रायपुर के अग्रसेन भवन में होगी। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, राष्ट्रीय महामंत्री और मोर्चा प्रभारी सीपी रवि और मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्या, 35 राज्यों के बीजेपी एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सहित 80 से अधिक पदाधिकारी शामिल होंगे। बैठक में आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में एससी वोटर्स को साधने की रणनीति पर चर्चा होगी। बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना के लिए भाजपा के एससी वर्ग के दिग्गज नेता चुनावी रोड मैप तैयार करेंगे। इस पर कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी एससी मोर्चा की बैठक से कुछ नहीं होने वाला। रमन सरकार ने अनुसूचित जाति का अपमान किया था, नग्न प्रदर्शन भी बीजेपी द्वारा प्रायोजित था। अब छत्तीसगढ़ में बीजेपी का कोई भी षड्यंत्र नहीं चलने वाला। तो बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में शामिल होने रायपुर पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य बीजेपी एससी मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान एयरपोर्ट पर लाल सिंह आर्य से हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा ने खास बातचीत की। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक यहां पर होने वाली है। राष्ट्रीय पदाधिकारी यहां पर पहुंच चुके हैं। जो भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लाल सिंह आर्या, वो भी यहां पर पहुंच चुके हैं। आप लोगों की एक राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होने वाली, क्या एजेंडा रहेगा इस बैठक? भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चे की हर 3-4 महीने में राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक होती है। पिछली बार मैसूर कर्नाटक में हुई थी, अब की बार रायपुर छत्तीसगढ़ में है। स्वाभाविक एक दिवसीय इस कार्य समिति में आने वाले समय के लिए आगामी कार्यक्रम क्या होंगे और उस पर कहीं ना कहीं विचार मंथन होता है। ये रिपोर्टिंग भी होती है। ये पिछले 4 महीने में 6 महीने में हमने जो कार्यक्रम दिए थे वो ज़मीन पर कैसे उतरे, उनकी सफलता, उनके अनुभव क्या है, इसकी रिपोर्टिंग भी होती है। कुल मिलाकर आगामी कार्य योजना इस राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक में बनती है। अभी कुछ महीने बाद छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाले, मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले, राजस्थान में चुनाव होने वाले, उस चुनावी मंथन को लेकर भी कुछ चर्चा होगी। क्या कुछ मुद्दे तय किए जाएंगे? स्वाभाविक है, जब हम राजनीति में हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता है, तो लोकतंत्र में चुनाव सामने आता ही है। तो चुनाव की रणनीति भी बनती है, संगठनात्मक रणनीति बनती है, रचनात्मक कार्यक्रमों की रणनीति भी बनती है। छत्तीसगढ़ जहां पर अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र तक नहीं बनाए जाते, उसके लिए जिले तक आंदोलन होते हैं। यहां पर बहन बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार होता है। कांग्रेस के नेताओं के दबाव में अपराध पंजीबद्ध नहीं होते हैं और बीजेपी जब आंदोलन होती है तब अपराध पंजीबद्ध होते हैं। और एक प्रत्यक्ष उदाहरण, नग्न जो बिना कपड़ों के जो आंदोलन हुआ है, वो हाथ कंगन को आसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या सामने है। इसका मतलब साफ है कि भूपेश सरकार दलित विरोधी है, संविधान विरोधी है, कानून विरोधी है। तो आपने सुना कि इन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि कांग्रेस की सरकार बाबा अंबेडकर साहब का अपमान करती है। कहा कि प्रदेश सरकार का स्पष्ट एससी विरोधी है। इसका स्पष्ट उदाहरण ये देखने को मिला कि एससी वर्ग के लोगों का प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। कैमरामैन अभिषेक गर्ग के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। 1 अगस्त यानी कल मंगलवार को भोपाल में बीजेपी घोषणा पत्र समिति की बैठक होगी, जिसमें समिति के प्रभारी जयंत मलैया समेत सभी सदस्य शामिल होंगे। बीजेपी की दिल्ली आला कमान ने हाल ही में जयंत मलैया को MP बीजेपी घोषणा पत्र समिति प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी। इस मौके पर हमारे सहयोगी ब्रिजेश जैन ने उनसे खास बातचीत की। हाल ही में बीजेपी ने विभिन्न समितियों का ऐलान किया है और पूर्व मंत्री वरिष्ठ नेता जयंत मलैया जी को घोषणा पत्र समिति की जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी कार्यालय जयंत मलैया जी पहुंचे और जिम्मेदारी संभाल ली है। कल बैठक भी अहम होने वाली है। सर, कल पहली बैठक इसकी होगी, तो कैसे शुरुआत कहां से करने वाले हैं, सुझाव मांगेंगे, किस तरीके का घोषणा पत्र, क्या मंशा है सर? सभी जितने भी माननीय सदस्य हैं घोषणा पत्र समिति के, वो सभी चर्चा करेंगे, अपनी अपनी बात रखेंगे कि क्या होना चाहिए घोषणा पत्र में। सबकी राय सलाह ली जाएगी और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इस बार देखा गया, इस बार के चुनाव में काफ़ी बड़ी बड़ी घोषणाएं की जा रही हैं अभी से, दोनों ही दलों की तरफ से। कांग्रेस ने 500 रुपये में सिलेंडर, 1500 रुपये 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया है और अभी कमलनाथ जी ने किसानों के लिए बिजली मुफ्त देने का ऐलान कर दिया है। तो इसकी कार्ड कैसे निकालेंगे? कार्ड अब देखिए, जहाँ तक है हम जो कहते हैं वो हमेशा करते हैं और हम किन्हीं दूसरे के घोषणा पत्र की क्या चर्चा करें। कुछ मोटा मोटा प्रारूप तो तैयार किया हो? ऐसा कुछ नहीं है, कल बैठ के बातचीत करेंगे, जो भी निकल के आएगा फिर देखते हैं। तो कल काफ़ी अहम बैठक होनी है। हालांकि पहली बैठक ये है और मलैया जी अभी बहुत ज़्यादा कुछ बता नहीं रहे हैं,
लेकिन बीजेपी इस बार मजबूत घोषणा पत्र लेकर आएगी हर बार की तरह, और माना जा रहा है कि कुछ बड़े ऐलान इस घोषणा पत्र में ज़रूर हो सकते हैं। हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ सौगात ज़रूर होगी। कैमरा पर्सन अजय मालवीय के साथ ब्रजेश जैन, IBC 24 भोपाल। कांग्रेस के सीनियर लीडर पंकज संघवी का इंदौर एयरपोर्ट पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का वीडियो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। कयास तो यह भी लगाए जा रहे हैं कि कहीं पंकज संघवी बीजेपी में शामिल तो नहीं हो रहे। यह वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस के कई नेता न सिर्फ पंकज संघवी को फोन लगा रहे बल्कि कांग्रेस के पूर्व शहर अध्यक्ष विनय बाखलीवाल ने भी पंकज से मिलने उनके दफ्तर पहुंचे। सूत्रों की माने तो बाखलीवाल को भोपाल से कांग्रेस के लिए कि किसी सीनियर नेता ने संघवी से मिलने के लिए भेजा था। IBC 24 संवाददाता रवि हेमराज सिसोदिया ने पंकज संघवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इंदौर शहर में सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है और राजनीतिक गलियारों में काफी इसकी चर्चा की जा रही है। चर्चा है सीनियर कांग्रेस लीडर पंकज संघवी की, जो कि कल गृह मंत्री जब इंदौर आए तो वह एयरपोर्ट पर उनसे मिलने के लिए पहुंचे, उन्हें बुके दिया और फिर उन्हें 30 से 40 सेकंड उनसे कुछ चर्चा की। अब ये चर्चा राजनीतिक गलियारों में काफ़ी अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ में खुद पंकज संघवी जी हैं, उनसे बात करेंगे। पंकज संघवी जी को लंबा समय है राजनीति का, कई सारे चुनाव उन्होंने लड़े हैं और सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के। पंकज जी, ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, सबसे पहले इसी को लेकर बात करना चाहूँगा कि क्या इस वीडियो की सच्चाई है, क्योंकि कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं इसके। देखिए, हमने माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी को फ़ोन किया था कि हमको हमारे 100 साल हुए हैं। जब अमित भाई आए तो हमको उम्मीद थी कि हमारी बात उनसे 1 to 1 हम पांचों की हो जाएगी, लेकिन उनको तो मालूम नहीं था, तो सीधे वो हेलीकॉप्टर से उतर के कार की तरफ चले गए। मेरी और उनकी गुजराती में बात हुई है और मैंने उनको आमंत्रित किया है कि अगली बार आप इंदौर आएँ तो हमारे यहाँ आधा पौन घंटा आप गुजराती समाज को एक फंक्शन में दें। हाँ पंकज जी, वार्तालाप तो लंबी हुई है, नहीं, लेकिन इसके अलावा कोई राजनीतिक विषयों पर कोई चर्चा हुई? अरे कहाँ हुई? गाड़ी में आप देख रहे हो कि 30 सेकंड कहाँ हुई बात। जो चर्चाएं हैं राजनीतिक गलियारों में कि सीनियर लीडर जो पंकज संघवी है बीजेपी में जा सकते हैं, मुलाकात के बाद ऐसे मायने निकल रहे हैं, उस पर साफ तौर पर आपका क्या कहना है? एक चीज़ आप तो बहुत बड़े पत्रकार लोग हो, समझते हो कि ये चीज़ें क्या ऐसी एयरपोर्ट पर होती है। चेंज करना होगा तो किसी लेवल पे बैठ के बात होती। तो ये वीडियो तो वायरल हुआ है और उसके बाद पूर्व शहर अध्यक्ष विनय बाखलीवाल जी यहाँ पर पहुँचे हैं। विनय जी, एक ऐसी जानकारी भी कोई आई है कि आपके पास किसी सीनियर कांग्रेस लीडर का फ़ोन आया है और उसके बाद आप यहाँ पहुँचे हैं मिलने, ऐसी कोई बातचीत है या फिर आप एक सामान्य भेंट करने के लिए पहुँचे? ऐसी कोई बातचीत नहीं, मैं सामान्य भेंट करने के लिए पहुँचा हूँ। मैं चूँकि मैं दवा बाज़ार का अध्यक्ष भी हूँ, मेरा दवा बाज़ार का व्यापार भी है, तो मैं देवास नाग एक दवाई कंपनी में मिलने गया था। तो मैंने वहाँ से दादा को फ़ोन लगा कि दादा आप कहाँ हो, तो बातचीत चल रही थी, तो दादा बोले कि मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ आज अपन चाय पियेंगे। तो मैं यहाँ सामान्य भेंट करने आया और एक चाय पीने साथ में यहाँ आया था। बढ़ते आगे, सोशल मीडिया पर मणिपुर और छत्तीसगढ़ को लेकर कई आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ भाजपा नेताओं में आक्रोश है। महासमुंद के पूर्व विधायक विमल चोपड़ा ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट डाला जिसमें लिखा कि मणिपुर के बाद अगला नंबर छत्तीसगढ़ का है और धर्मांतरण शब्द भी लिखा है, जिसे सर्व आदिवासी दल ने आपत्तिजनक मानते हुए महासमुंद कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई। सर्व आदिवासी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि आपत्तिजनक पोस्ट के खिलाफ मुख्यमंत्री और पुलिस संज्ञान नहीं लेगी तो प्रदेश भर में आंदोलन किया जाएगा। मध्य प्रदेश में महाकाल लोक के जरिए बीजेपी आम चुनाव में फिर जीत दर्ज करने की कोशिश में। बीजेपी की मोदी सरकार फिलहाल देश भर में 13,000 करोड़ रुपयों से 21 मंदिर कॉरिडोर बनाने जा रही है। इनमें सबसे ज्यादा 11 धार्मिक कॉरिडोर मध्य प्रदेश में। प्रदेश में भी 4 महीने के बाद विधानसभा चुनाव है। जाहिर है बीजेपी धार्मिक कॉरिडोर के जरिए सूबे के वोटर्स को साधने की कोशिश जरूर करेगी। देखिए एक रिपोर्ट। महीनों बाद विधानसभा चुनाव है और अगले साल लोकसभा चुनाव भी होने हैं। बीजेपी बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के साथ लोकसभा स्तर पर भी मजबूत करने के लिए सक्रिय हो गई है। इंदौर में अमित शाह ने राज्य और केंद्र में फिर से बीजेपी को विजय दिलाने का कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है। बीजेपी धार्मिक जुड़ाव के जरिए आगामी चुनाव में वोटर्स को साधने में लगी हुई है। बीजेपी देश भर में 13,000 करोड़ में 21 मंदिर कॉरिडोर बनाने जा रही है, जिसमें से सबसे ज्यादा 11 धार्मिक कॉरिडोर मध्य प्रदेश में। बीजेपी ये मानती है कि धार्मिक कॉरिडोर ही विधानसभा चुनाव के साथ आम चुनाव में भी
गेम चेंजर साबित होगा। वर्तमान में 21 कॉरिडोर का काम चल रहा है और मध्य प्रदेश के लिए गौरव का विषय है कि उसमें से 11 मध्य प्रदेश में चल रहे हैं। ये जो काम है वो ऐतिहासिक है और लंबे समय तक इसको याद रखा जाएगा। उज्जैन का महाकाल लोक बन चुका है। इसके अलावा छिंदवाड़ा में हनुमान मंदिर लोक, सलकनपुर में श्रीदेवी महालोक, सागर में रविदास धाम, दतिया में पीताम्बरा लोक, ओरछा में राम राजा लोक, चित्रकूट में रामपथ गमन लोक, इंदौर में अहिल्या नगरी लोक और जाना पाव लोक, ओंकारेश्वर में ओंकारेश्वर लोक, ग्वालियर में शनि लोक और बड़वानी में नाग लोक बनाने जा रही है। कॉरिडोर को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार भले ही कितने भी धार्मिक कॉरिडोर का ऐलान कर दे, लेकिन इन्हें पूरा कांग्रेस सरकार ही करेगी। ये चुनाव में लोगों को वो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे फर्क पड़ेगा नहीं। अगर सैंक्शन ये कुछ स्वीकृतियाँ दे देंगे ऑन पेपर्स, तो उस पर अमल कांग्रेस की कमलनाथ सरकार करेगी। बीजेपी की कोशिश है कि धार्मिक लोग के विकास के नाम पर बहुसंख्यक आबादी के दिलों में जगह बना ली जाए, जिससे राज्य और केंद्र में सत्ता की हैट्रिक लगाना आसान हो सके। नवीन कुमार सिंह, IBC24 भोपाल। इंदौर में 3 दिन पहले स्वामी विवेकानंद स्कूल में 12वीं के एक छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसका विरोध शुरू हो गया। सोमवार को एनएसआई पदाधिकारी और छात्रों ने स्कूल के बाहर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया और स्कूल प्रबंधन से हत्या के आरोपी 11वीं के छात्र के निष्कासन की मांग की। प्रदर्शन के दौरान मौके पर का जायजा लिया हमारी संवाददाता निहारिका ने। दरअसल पिछले दिनों यहाँ पर 11वीं के छात्र ने 12वीं के छात्र को चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी थी, जिसके बाद से लगातार जो आक्रोश है वो छात्रों में था और आज वो आक्रोश फूट पड़ा है। सभी लोग जो है वो यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी जो छात्र है उसे न्याय दिलाने की यहाँ पर मांग कर रहे हैं। यहाँ पर जो है छात्र लगातार यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे बात करके भी जानेंगे कि क्या उन लोगों की मांग है, क्या उन लोगों का कहना है, क्यों आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए खड़े हुए। सर, हमारे भाई जो है उनकी यहाँ पर जब वीडियो बना के दी जो नशे कर रहे थे उन लोगों को, लेकिन वो अभी तक भी मतलब ये प्रिंसिपल जो है वो इंसाफ नहीं दिलवा रहा हमारे भाई को। उन्होंने मार डाला फिर भी हमारे भाई को इंसाफ नहीं। आप लोगों ने वीडियो दे दी उनको? हाँ, वीडियो दे दी हम लोगों ने। वीडियो देने के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? प्रिंसिपल छुट्टी पे है। अभी अंदर प्रिंसिपल मौजूद है? नहीं है। तो आप लोग यहाँ पर बाहर खड़े होकर किससे मिलने की मांगे कर रहे हैं? प्रिंसिपल से मिलने की मांगे कर रहे हैं मैडम, लेकिन वो टीचर्स को आगे कर रहे हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं प्रिंसिपल जो है वो मिलने को तैयार नहीं है, वो टीचर्स को आगे कर रहे हैं क्योंकि मामला जो है वो काफी बढ़ चुका है। मैं निहारिका शर्मा, कैमरा पर्सन संतोष जटवन के साथ, इंदौर। ग्वालियर के जीआरएमसी मेडिकल के जूनियर डॉक्टरों ने नवनिर्मित 1000 बिस्तर के अस्पताल के पास कस्तूरबा मार्ग पर चक्का जाम कर नारेबाजी की। जूनियर डॉक्टरों की मांग है कि पुराने जयरोग अस्पताल कैंपस और नए अस्पताल के बीच की सड़क को अस्पताल परिसर में ही शामिल किया जाए। जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि पुराने जयरोग अस्पताल परिसर में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, रेडियोलॉजी, कैंसर यूनिट जैसे महत्वपूर्ण विभाग संचालित किए जा रहे हैं। वहीं कई विभाग नए बने 1000 बिस्तर के अस्पताल में संचालित हो रहे हैं, जिसकी वजह से मरीजों और डॉक्टरों को पुराने अस्पताल परिसर से नए अस्पतालों में जाना पड़ रहा है। रात के वक्त डॉक्टरों और महिला स्टाफ को सड़क पार करने में परेशानी होती है। जूनियर डॉक्टरों ने चेतावनी दी कि अगर इस मामले में जल्द सुनवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन करेंगे। जूनियर डॉक्टर्स के प्रदर्शन को प्रोग्रेसिव मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन ने भी अपना समर्थन दिया है। जब इसकी प्लानिंग की गई थी अस्पताल बनने की, तो ये बताया गया था कि दोनों पर्सन एक किए जाएंगे। दोनों पर्सन एक किए नहीं गए, दोनों गेट बंद रहते हैं। हमने शासन से, प्रशासन से कई बार रिक्वेस्ट की है कि पीछे का गेट खोला जाए, जिससे आवागमन में सुविधा हो। हमारा प्रोटेस्ट तब तक जारी रहेगा जब तक प्रशासन हमारी मांग नहीं मानता है और दोनों अस्पतालों के परिसर को आपस में जोड़ने के लिए कोई संपूर्ण एक ठोस कदम नहीं उठाया जाता है, तब तक हमारी ये आंदोलन जारी रहेगा। जो थे पीजी छात्र, उसका एक्सीडेंट हुआ इसी चक्कर में आने जाने में, क्योंकि यहाँ के मरीजों को देखने को डॉक्टरों को इधर उधर जाना पड़ रहा है और हेड इंजरी के कारण वो न्यूरो सर्जरी विभाग में भर्ती है। तो यह रोड का बंद होना अति आवश्यक है और दोनों परिसरों का एक किया जाना अति आवश्यक है। इसमें हमारे मेडिकल टीचर्स, जूनियर डॉक्टर्स, चिकित्सा शास्त्र, पैरामेडिकल सभी इसमें साथ है और सभी की मांग है। कोरबा जिले में खनिज न्यास की राशि का दुरुपयोग करते हुए करीब 1200 करोड़ का घोटाला सामने आया। मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सीबीआई को नोटिस जारी कर 3 हफ्ते में जवाब मांगा। बता दें कि कोरबा निवासी सामाजिक कार्यकर्ता संतोष कुमार राठौर ने इस मामले पर जनहित याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया कि जिला खनिज न्यास मद के तहत पूरे प्रदेश में कुल मिलाकर 10,000 करोड़ के आसपास की राशि गबन की जानकारी सामने आई है। याचिका में खनिज न्यास के कार्यों में नियमों के उल्लंघन की बात कही गई। मामले पर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को भी 1 हफ्ते में प्रत्युत्तर देने को कहा है।
कोरबा जिले में संचालित बाल संरक्षण गृह में एक बार फिर लापरवाही उजागर हुई। यहां ड्यूटी पर तैनात जवान की लापरवाही के चलते 4 किशोर भाग निकले। घटना की जानकारी के बाद बाल गृह में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक घटना सुबह सुबह हुई। ड्यूटी पर तैनात जवान दरवाजा खोलकर बैठा हुआ था। इसी का फायदा उठाकर 4 अपचारी बालक फरार हो गए। बाद में घटना की सूचना प्रभारी महिला एवं बाल विकास अधिकारी और बालकों समेत सिविल लाइन थाने को दी गई। फरार बालकों में 2 कोरबा और 2 जांजगीर जिले के हैं। तत्काल तलाशी अभियान में जांजगीर के एक किशोर को पकड़ लिया गया। 3 लोगों का लोकेशन ट्रेस किया जा रहा है। जबलपुर में ऑटो पार्ट्स कारोबारी दलवीर सिंह टुटेजा के घर पर हुई करीब 50 लाख रुपए की डकैती के आरोपी अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। डकैती की तलाश के लिए पुलिस की कई टीमों के साथ क्राइम ब्रांच की टीम को लगाया गया है। पुलिस ने अब तक कई लोगों से पूछताछ की, लेकिन अभी तक पुलिस को डकैतों तक पहुंचने में सफलता नहीं मिली। हर पहलू पर जांच की जा रही है, हर तरीके से इसमें जो है जांच की जा रही है। गंभीर घटना है तो इसमें अभी कुछ भी बोलना उचित नहीं है। इसमें कार्यवाही जो है पुलिस के द्वारा लगातार की जा रही है। नाम निकल करके आए थे तो उनका भी प्रोडक्शन वारंट एक बार जारी कराया जा चुका है। दोबारा जारी करा करके उसके जो आरोपी रहे हैं उनको भी तत्काल यहाँ पर लाया जाएगा जबलपुर। MRTB हॉस्पिटल के ब्रोंकोस्कोपी वार्ड में फॉल सीलिंग गिरने की घटना को 7 दिन बीत चुके हैं। बावजूद इसके अभी तक क्षतिग्रस्त फॉल सीलिंग में सुधार नहीं किया गया। फॉल सीलिंग गिरने के बाद से ICU वार्ड में पानी रिस रहा है। इस वजह से वार्ड की दीवारों में करंट फैल गया था। घटना के बाद से अस्पताल प्रबंधन ने PWD विभाग को पत्र लिखा है, तो वहीं PWD विभाग एस्टीमेट देने की बात कह रहा है। लेकिन जब इस बारे में PWD विभाग से पूछा गया तो विभाग ने अफसरों का कहना था कि एस्टीमेट डीन दफ्तर को दे दिया गया है। बता दें कि पानी में भीगने की वजह से TB अस्पताल के ब्रोंकोस्कोपी वार्ड की सीलिंग अचानक गिर गई थी। वो तो गनीमत रही कि उस वक्त घटनास्थल पर कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो यह हादसा और भी गंभीर हो सकता था। आर्म सीलिंग है उसका हो जाएगा, उस पर कर रहे हैं काम। जैसे जैसे हो जाएगा कंप्लीट होके बता दें। शिकायतें हो रही तो उसको रिसॉल्व करें हम लोग। उसको जहाँ भी शिकायतें मिल रही है उसको जितनी जल्दी हो गैप को हम आइडेंटिफाई करें और उसको कंप्लीट करा लेंगे। सावन महीने में जगह जगह शिवालयों पर शिव भक्तों की भीड़ उमड़ रही। श्रद्धालु कावड़ यात्रा के जरिए दूर दूर तक पहुंच रहे। इसी कड़ी में बेमेतरा के ग्राम भेड़नी नर्मदा कुंड से जल लेकर कावड़ यात्री पैदल ही 5 किलोमीटर की दूरी तय कर देवर बीजा पहुंचे, जहां विधायक आशीष साबड़ा समेत अन्य श्रद्धालुओं ने शिव मंदिर में जलाभिषेक कर विधि विधान से पूजा अर्चना की और क्षेत्रवासियों की खुशहाली की कामना की। बता दें कि कावड़ यात्रा में महिलाओं, बच्चों और युवक युवतियों समेत हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। उज्जैन से पहुंचे डमरू झनकार और छत्तीसगढ़ के राउत नाचा पार्टी के साथ लोग जमकर थिरकते नजर आए। इस समय शिवालयों में भक्तों का तांता लगा है। 2 किलोमीटर तक श्रद्धालुओं की कतार देखने को मिली। इस दौरान कुछ भक्तों ने अपनी यात्रा के अनुभव भी साझा किए। नर्मदा कुंड से हर साल कांवरिया हजारों की संख्या में भोरमदेव, बाबा महादेव, महाकाल के दर्शन करे पर सब जल लेके जाते हैं। एक और बहुत बड़े महिमा है। हजारों श्रद्धालुओं के साथ क्षेत्रवासी की खुशहाली के लिए कामना करने के लिए देवर बीजा के शिव मंदिर में जल अर्पण करते हैं। यहाँ से विधायक प्रतिनिधि हजारों की संख्या में आके नर्मदा कुंड से जल उठा करके महाकाल मंदिर जो देवर बीजा 5 किलोमीटर की दूरी में है वो जाके वहाँ जल अभिषेक करते। आज कांवड़ यात्रा का ये 6वां वर्ष है। महाकाल की कृपा हमारे ऊपर और हमारे प्रदेश की जनता के ऊपर रहे, ये हमारी कामना है। लगातार बड़ी संख्या में भक्तगण नर्मदा धाम से कुंड से जल लेकर भगवान महाकाल देवर बीजा में आके जल अर्पण करते हैं। मैं आपके माध्यम से समस्त प्रदेशवासियों को श्रावण मास की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं करता हूँ। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।